नमस्कार मित्रों, मैं हूं आयुष कुमार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से जीएस का नए नए टॉपिक लाते रहता हूं और आप इस चैनल पे जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आप जीएस को पढ़ेंगे। जो भी टॉपिक उठाएंगे जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। आप इसमें कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बैंक हो, एसएससी, रेलवे, इस सब एग्ज़ामों में आपको लाभप्रद होगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि एकदम नीचे लेवल से उठाऊंगा उस कॉन्सेप्ट को और ऊपर के हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा। बस आप हमको धीरे धीरे क्रमशः फॉलो करिएगा। आपको इस इस टॉपिक में कभी कोई डाउट नहीं बचेगा। आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं एटमॉस्फेयर। इसको हिंदी में वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर। मैं पूरा अपना माध्यम हिंदी रखूंगा। आप इसमें मैं आपको एक बार कुछ चीज़ों को बता देता हूँ जिससे आपको इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। इसमें हम लोग सूर्य से आने वाली किरणें, जो भी अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ओजोन परत से होकर आती हैं, या फिर पराबैंगनी किरणें होती है, प्रकाश रंग जो कि 7 रंगों में होता है, और भी विभिन्न किरणों को इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे आती हैं। वो वायुमंडल के कौन कौन से परतों से होकर तब धरातल पर आती है। धरातल के ऊपर कुछ आपके वायुमंडल के परत बनाए गए हैं। एक परत, फिर दूसरा परत, तीसरा परत, चौथा परत। उन्हीं परतों से होकर तब वायुमंडल से होकर हमारे पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं। मैं अब धीरे धीरे चल रहा हूँ अपने कॉन्सेप्ट को, आप धीरे धीरे फॉलो करिएगा। आपको एकदम जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद इस टॉपिक में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। ये देखिए, आप जो एकदम नीचे वाली लाइन देख रहे हैं, इसे आप पृथ्वी समझिए, जिस पृथ्वी पर हम लोग इस समय हैं। ये धरातल है, पृथ्वी का धरातल। इसे पृथ्वी का धरातल कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला परत है, इसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है तथा विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल को आप इनके नाम इंग्लिश में देखते रहिएगा, क्योंकि कुछ हाल ही के एग्जाम में देखा गया है कि इनके नाम अब इंग्लिश में भी पूछने लगे हैं। तो पहला जो क्षोभ मंडल होता है, इसको इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ये आपका क्षोभ मंडल होता है। फिर इसके बाद दूसरा मंडल होता है जिसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल जो कि दूसरा मंडल है, इसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अब समताप मंडल में ही एक इसकी ऊंचाई जो होती है 8 से 18 किलोमीटर होती है क्षोभ मंडल की ऊंचाई। फिर समताप मंडल की ऊंचाई होती है मैक्सिमम आपकी 50 किलोमीटर होती है, 50 किलोमीटर। फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि जब 18 किलोमीटर के ऊपर 20 से 35 किलोमीटर आते हैं तो उसमें समताप मंडल पाई जाती है। समताप का मतलब होता है वहाँ पे तापमान समान होता है, जो कि ना ही कभी वहाँ वर्षा होती है, बारिश होती है, बिजली कड़कती, ऐसा कोई चीज़ नहीं होता है, जिसकी वजह से समताप मंडल को वायुयान का परत भी कहते हैं। यहाँ पे वायुयान आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जहाँ पे ना उन पे बरसात होगी ना बिजली कड़केगी। उनके लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे 20 से 35 किलोमीटर में जाती है समताप मंडल में ही। लेकिन इसकी मंडल की ऊंचाई जो कि है 18 से 50 किलोमीटर है। तो 35 किलोमीटर के ऊपर हम लोग ओजोन लेयर देखते हैं, ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन को हम लोग रासायनिक में O3 के नाम से डिनोट करते हैं। उसे ओजोन परत कहते हैं। इसमें ओजोन गैसें पाई जाती है, इसलिए इसे ओजोन मंडल कहते हैं। अब इसके ऊपर ये दूसरा मंडल में ही समताप मंडल आधे में है, आधे में ओजोन मंडल है। फिर तीसरा मंडल शुरू होता है जिसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। यह एकदम मिडिल पॉइंट पर है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ये मेसोस्फेयर कहते हैं। हिंदी में मध्य मंडल, इंग्लिश में मेसोस्फेयर। इसकी ऊंचाई जो होती है 50 किलोमीटर आपका समताप मंडल की होती है, 50 किलोमीटर। फिर उसके ऊपर मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल की अधिकतम ऊंचाई आपकी 80 किलोमीटर होती है, मध्य मंडल। फिर मध्य मंडल के ऊपर आता है आयन मंडल, जिसको हम लोग आयनोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश में आयनोस्फेयर कहते हैं, आयन मंडल। इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होती है 640 किलोमीटर। फिर इसकी जस्ट ऊपर होता है एक और मंडल, देखिए लास्ट ये मंडल है जिसे बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सोस्फेयर कहते हैं।
इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होती है 10,000 किलोमीटर। 640 से ऊपर जाएंगे और मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। अब आप इनको देखें, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो और जस्ट इसके ऊपर का परत जो होता है समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। इन दोनों के मिडिल में ये जो रेखा है जो इन दोनों को डिवाइड करती है, इनको अधिकतम ऊंचाई कहते हैं, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, ट्रोपोपॉज कहते हैं। और फिर समताप मंडल और मध्य मंडल को जो रेखा ये अलग कर रही है, इन दोनों के बीच में अलग कर रही है, इसे स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। इसी तरह क्रम से ऊपर देखें, मध्य मंडल और आयन मंडल को जो रेखा अलग कर रही है उसे मेसोपॉज कहते हैं। फिर ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल, इन दोनों को जो रेखा अलग कर रही है उसे आयनोपॉज कहते हैं। इंग्लिश में आयनोस्फीयर तो आयनोपॉज, इंग्लिश में मेसोस्फीयर तो मेसोपॉज, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर तो स्ट्रेटोपॉज, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर तो ट्रोपोपॉज। आप इस तरह से इसे याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग सूर्य को देखेंगे, सूर्य की किरणें कैसे आती है पृथ्वी पर, कैसे कैसे इन परतों को आती हैं, तब ये सब क्रियाएं जो हैं, नाइट्रोजन गैस हैं या फिर यहाँ पे एफ्लिटन परत या कैनली हेविसाइड या फिर ओजोन लेयर और भी किरणें आती हैं, उनको हम पढ़ेंगे वो कैसे कैसे किरणें आती हैं। तो आप इमेजिन करें ये एक सूर्य है। सूर्य को हम समझने के लिए उसका एक पार्ट, ये वाला पार्ट को अगर समझेंगे तो यही पूरे भागों में पाया जाता है। हम इसी एक पार्ट को समझेंगे। ये देखिए, ये सूर्य का हमने एक पार्ट उठा लिया। अब इसको देखिए, इसमें 3 लेयर बनाए गए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। फिर से देखिए आप, ये रहा 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। ये तीसरे लेयर जो ऊपर है, ये बीच वाले भाग को हम लोग कोर कहते हैं और दूसरे लेयर को कहते हैं विकिरण मेखला। ये रहा आपका विकिरण मेखला। फिर थर्ड पार्ट जो होता है, ये तीसरा पार्ट, इसको बोलते हैं संवहन मेखला, संवहन मेखला। और जो ये लास्ट वाला पार्ट, ये जहां खत्म होता है, इस ऊपर वाले पार्ट को, इसको बोलते हैं हम लोग प्रकाश मंडल, क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहीं से होके निकलता है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल, जिसे इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल बोले या फोटोस्फीयर बोलते हैं। और जस्ट प्रकाश मंडल के नीचे एक और परत पाया जाता है जिसे वर्णमंडल बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहते हैं। वर्णमंडल, क्रोमोस्फीयर। अब आप देखिए, यहाँ पे एक क्रिया होती है संवहन मेखला में। जो सूर्य का ताप होता है वो, ये देखें, कोशिकाओं के रूप में आकर यहाँ जमा होता है। सबसे नीचे बड़ी कोशिका, उसके ऊपर छोटी कोशिका, फिर उसके ऊपर उससे भी छोटी कोशिका होती हैं। और जो प्रकाश मंडल के पास आकर यहाँ पर एक सौर ज्वाला का निर्माण करती है। सौर ज्वाला मतलब होता है आग का गोला। यहाँ से वो पूरी तरह से अपना ज्वाला को प्रकाशित, वहां से ज्वाला निकलती है, आग निकलता है या सूर्य की किरणें निकलती है। इसी को हम लोग सौर ज्वाला भी कहते हैं। जब वो सौर ज्वाला वहां से निकलकर इस माध्यम से इस तरह से नीचे आती है, तो कुछ सौर ज्वाला ये वाली परत में, प्रकाश मंडल, इसके नीचे वर्णमंडल, वर्णमंडल की परत में कुछ सूर्य की किरणें रुक जाती हैं और जिसकी वजह से बाकी किरणें तो नीचे आती हैं, ये कुछ किरणें यहीं रुक जाती हैं, जो थोड़ा सा इसीलिए यहाँ पे खाली खाली हो जाता है, जिसको कोरोना बोलते हैं। जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं। बाद में यही किरणें वापस जाके कोशिकाओं के मध्य जमा हो जाती है। ये क्रिया जो यहाँ पर होती है, वही क्रिया इन सभी पार्टों में होती है। तो समझिए ये कोरोना है, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी। तो यही कोरोना वापस जाकर इन दो कोशिकाओं के मध्य में वापस जमा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं, इनका प्रकाश की किरणें होती है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब यहाँ पर जमा हो जाती हैं और फिर इसकी किरणें जो अवशोषित हो जाती हैं, सभी
वायुमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह है, सबका अपना एक आकर्षण बल होता है। सूर्य जिस अपने आकर्षण बल से उसे वापस खींच लेता है, जो बचे हुए यहाँ पर सूर्य की तरंगे होती हैं वो दो परतों में जमा हो जाती है, जिससे थोड़ा सा उसकी अपेक्षा ठंडा हो जाता है। और तो इसका जो होता है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, 3500 से 4000। फिर ये जो कोशिकाओं के मध्य जमा हो जाता है, ये हल्का हल्का काले के रूप में जो दिखता है, इसी को हम लोग कहते हैं सौर कलंक या सन स्पॉट कहते हैं। बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। एक समय तो इसी सन स्पॉट काफ़ी बड़े बड़े पाए गए थे, तो करंट में चल रहा था, तो काफ़ी एग्जामों में पूछा गया था। यही है आपका सन स्पॉट। फिर आप देखिए, ये जब फिर सूर्य की किरणें बाकी असंख्य यहाँ पे काली जैसी जगहें पाई जाती है, ब्रह्मांड है पूरा काला काला है। और फिर हम लोग को इसलिए दिखता है वो सुपर सफ़ेद, जब हम लोग आसमान को देखते हैं इंडिगो कलर का या फिर ब्लैक कलर का दिखता है, वो विकिरण के कारण दिखता है। लेकिन असल वो देखा जाए तो असल में वो है काला होता है। तो ये सब पर यहाँ से सूर्य की किरणें जब आती हैं और सब बहिर्मंडल में एंट्री करती हैं, तो यहाँ पे अधिक ऊंचाई पे नाइट्रोजन की गैसें पाई जाती हैं, कम मात्रा में पाई जाती है। हालांकि ऊपर से शुरू होती है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की गैसें 78% पाई जाती है और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस यहाँ अधिकतम ऊपर तक पाया जाता है। और इस मंडल में एक अरोरा की घटनाएं होती हैं। अरोरा की घटनाएं होती है, अरोरा का मतलब होता है एक प्रकाश का चमक होता है, जो कि ध्रुवों से, पृथ्वी पे हम लोग अगर ध्रुवों पर जाएं तो कभी कभी हम लोग प्रकाश की चमक को देखते हैं। नॉर्थ पोल पे अगर रहेंगे, उत्तरी ध्रुवों पर रहेंगे, तो उसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और अगर साउथ पोल पे रहते हैं, दक्षिणी ध्रुव पे रहते हैं, तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। अगर नॉर्थ पोल पे है, अगर एक चमक टाइप का होता है उसको देखते हैं, तो नॉर्थ पोल पे अरोरा बोरियालिस, और साउथ पोल पे हैं, दक्षिणी ध्रुव पर हैं, तो उसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं। ये जो घटनाएं बहिर्मंडल आखिरी मंडल में होती है, सेम घटनाएं आयन मंडल में भी होती है। आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों मंडल में होता है, लेकिन आयन मंडल हमारे पृथ्वी के नज़दीक है, इसलिए अगर हम लोग दोनों अगर ऑप्शन में आ जाते हैं तो आयन मंडल में ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि आयन मंडल नज़दीक है, तो आयन मंडल में हम लोग को ज़्यादा पास दिखेगा, तो आयन मंडल क्लिक करेंगे। होता है दोनों में, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग आयन मंडल को देखते हैं। आयन मंडल में DEFG ये सब एक परत हैं। DEFG एक परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली किरणें होती हैं, रेडियो तरंगी किरणें। ये सब किरणें होती है सूर्य के इन्हीं परतों में। DEFG पहले यहाँ पे कुछ सोख ली जाती हैं, फिर यहाँ अवशोषित कर ली जाती हैं, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगभग सभी बाकी किरणें जो होती हैं, आपका यहाँ रेडियो हो गया, और भी कुछ किरणें होती हैं जो यहाँ पे अवशोषित कर लेती है, और किरणें नीचे भी जाती हैं, हम उनको धीरे धीरे देखेंगे। F परत का और E परत का एक नाम होता है जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। G और D का नहीं होता है, सिर्फ बीच का होता है FE, क्योंकि जो वैज्ञानिक बताए थे उन्हीं के नाम पे ये पड़ गया था। F परत जो है F लेटन परत के नाम से है, और E परत है केनली हैवीसाइड के नाम से है। फिर से F परत F लेटन परत, E परत केनली हैवीसाइड के नाम से है। फिर थर्ड मंडल होता है मेसोस्फीयर, मध्य मंडल। हमारी जब ब्रह्मांड में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्षुद्र ग्रह, बौने ग्रह और तमाम प्रकार की पिंड पाए जाते हैं। उल्का पिंड, जब मतलब उनका कोई पार्ट टूट के पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उनके नज़दीक आता है, तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। और उल्का पिंड यहाँ से आता 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 मध्य मंडल में पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। बहुत ही रेयर केस होता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है, नहीं तो ये मध्य मंडल में ही जल के पूरी तरह से राख हो जाता है। फिर यहाँ आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में दोस्तों क्या होता है, यहाँ से आती हैं रेडियो तरंगी किरणें, सोख ली जाती हैं, लेकिन अल्ट्रा वायलेट किरणें यहाँ पे बिल्कुल नहीं सोख पाती है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें इस परत में आती हैं ओजोन मंडल में, यहाँ ओजोन परत पाया जाता है। तो अल्ट्रा वायलेट किरणें जब ओजोन परत से टकराती हैं, तो ओजोन परत, इधर देखिए दोस्तों, O3 होता है, लेकिन ओजोन परत जो होता है O2 + O में टूट जाता है, जिससे नवजात ऑक्सीजनों का यहाँ पर निर्माण होता है।
लेकिन जब ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें पूरी तरह से सोख ली जाती हैं यहाँ पर, तो वापस ये जो होता है वापस ओजोन O3 में वापस फिर से हो जाता है। और कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं जो पृथ्वी पे आती हैं, जो मतलब कैंसर का कारण बनता है। दोस्तों इसमें क्या होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि पृथ्वी के ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ावा भी देते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर आकर ओजोन परत को छिद्र कर दे रहा है। छिद्र जैसे ओजोन परत को यहाँ पे छिद्र कर दे रहा है, तो पराबैंगनी किरणें आ जाती है, जो अगर किसी मनुष्य पर डायरेक्ट पड़ेगी तो उसे कैंसर जैसी समस्याएं, बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। तो उसके जस्ट बाद आता है आपका समताप मंडल। इसे समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 20 से 35 किलोमीटर का जो लेयर पाया जाता है, यहाँ पर तापमान एक समान रहता है। और क्षोभ मंडल का क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर आते हैं वैसे वैसे इसका तापमान क्रमशः घटने लगता है। यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर आएंगे उसका तापमान घटने लगेगा। आप इसे इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। 1 किलोमीटर अगर हम लोग पृथ्वी से क्षोभ मंडल में ऊपर आते हैं तो 6.5 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। और सभी किरणें जब यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे लास्ट में बचता है विबग्योर। इसे आप लोग सूर्य की किरणें जब किसी परत से टकराती, जैसे यहाँ पर आप सपोज करिए बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, बर्फ की पहाड़ें, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे टकराती हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जिसे इंग्लिश में विबग्योर कहते हैं। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद करते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब इन्हें कभी कभी पूछता है कि आवृत्ति इनकी घट रही है या बढ़ रही है, तरंग दैर्ध्य घट रहा है या बढ़ रहा है। तो दोस्तों देखिए, आवृत्ति छोटा चीज है और तरंग दैर्ध्य जो होता है, तरंग दैर्ध्य यहीं लिख दे रहे हैं, आवृत्ति छोटा है। तो आवृत्ति क्या होगा, छोटा है। से आप इस तरह से याद करने की कोशिश करेगा कि जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं, ये क्रमशः आवृत्ति घट रही है और तरंग दैर्ध्य बड़ा है, इसलिए तरंग दैर्ध्य इधर जैसे जैसे आएंगे तो वो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी। आवृत्ति मतलब घटेगी और तरंग दैर्ध्य बड़ा इधर बढ़ेगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बड़ा है शब्दों में, आवृत्ति छोटी। आप इस तरह से याद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सब अधिकतर भूल जाते हैं। आवृत्ति घटेगी और तरंग दैर्ध्य जैसे जैसे जाएंगे तो बढ़ेगा। तो सबसे अधिक आवृत्ति होती है V की, वायलेट की होती है, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है वो रेड का होता है। आप इस तरह से ध्यान रखिएगा। दोस्तों इसमें एक चीज और पूछ लिया जाता है, इसमें कौन विजिबल है कौन नॉन विजिबल है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, जो VI है, आपको VI मतलब होता है विजिबल, जैसा आपको रिलेट कर लेंगे तो, लेकिन इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन पाए। VI है तो इसे इनविजिबल कहेंगे, और VI के बाद जो है इसे विजिबल कहेंगे। आप इस तरह से याद रखिएगा, VI मतलब ये पांचों विजिबल, और VI जो खुद विजिबल को दिखाता है वो इनविजिबल है। मतलब VI इनविजिबल है, बाकी सब विजिबल है। दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इसी तरह से हम GS के और भी पार्ट लाते रहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह से और भी GS के टॉपिक को लाऊंगा, या फिर आपको किसी GS के पार्ट में अगर आपको डाउट है तो आप बताइएगा, मैं उसे 0 लेवल से लेकर अपर लेवल तक एकदम आसानी से इसे समझा देंगे।